हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इनो पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एमए हिस्ट्री MHI 03 का एग्ज़ाम था और मैं आशा करता हूं सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। इस तरह का आशा करने का रीज़न ये है कि मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर में MHI 03 की बहुत सारी वीडियोस बनाई थी और ऑलमोस्ट आज के क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 10 में से 9 क्वेश्चंस मेरे कराए हुए थे। तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से एग्जाम लिख कर आए होंगे, बहुत अच्छा नंबर भी आएगा। चलिए देखते हैं, आज रिव्यू करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर का कि किसने क्या आंसर लिखा और क्या आंसर होना चाहिए था। दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर अभी ये एमए हिस्ट्री MHI 03 हिस्टोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का टाइम है, 100 नंबर का पेपर होता है, 5 क्वेश्चन का आंसर देकर आना होता है। अभी एक स्टूडेंट आया था तो उसने देकर गया क्वेश्चन पेपर कि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आया हूँ, जिसमें पहला जो क्वेश्चन आया था सम्मानीकरण से आया हुआ था कि सम्मानीकरण क्या होता है और इतिहास लेखन में ये आवश्यक क्यों है और इसकी स्रोतों की विवेचना कीजिए, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। मैंने इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो भी डाली थी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने सम्मानीकरण बताया था। सम्मानीकरण होता क्या है? तो जब हम इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कोई घटना घटी तो पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, उसके तथ्यों को एक साथ रखते हैं, आपस में संबंध को बताते हैं, तो उसको हम सम्मानीकरण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि मतलब किसी भी घटना का तथ्यक्रम से पढ़ा जाना, ठीक है, आपस में संबंध को स्थापित करना सम्मानीकरण कहलाता है। ठीक है, और सम्मानीकरण की जरूरत क्यों होती है? तो इतिहास को ईजी बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए सम्मानीकरण की इतिहास में जरूरत पड़ती है। और सामान्यकरण के जो विभिन्न स्रोत होते हैं तो उसके अंदर में निम्न स्तरीय सामान्यकरण, ठीक है, मध्यम स्तरीय सामान्यकरण, व्यापक स्तरीय सामान्यकरण, इस तरह के हम 3 पार्ट में बांटकर इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इजी था, मैंने करवा रखा था, आपने सबने किया होगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका प्राचीन भारत के इतिहास लेखन परंपरा के ऊपर टिप्पणी करने के लिए। तो प्राचीन भारत के इतिहास की हम जब बात करते हैं तो कई सारे यहाँ पे आइडियोलॉजी आती है। जैसे उपनिवेशिक शासक जो थे, उनके द्वारा जितने भी अधिकारी हुए या इतिहासकार हुए, उन्होंने भारतीय इतिहास को मानने से मना किया। उन्होंने बोला कि भारतीय इतिहास है ही नहीं, कुछ उनके पास कुछ अपना इतिहास लेखन है ही नहीं, ये उन्होंने ये बोला। मुगल काल के दौरान में भी कई सारे इतिहासकार आए तो उन्होंने भारतीय इतिहास को मानने से मना किया। रीज़न क्या था? वो बोलते थे कि भारतीय लोगों से अगर कुछ पूछा जाए तो वो दिन तारीख नहीं पता, उन्हें कहानियां गढ़ते हैं, ऐसा करके मतलब वो चीज़ें बोलते हैं। पर रियलिटी क्या है उसको आपको यहाँ पे बताना था उस क्वेश्चन के आंसर में, जिसमें आप बताओगे कि भारत के पास सबसे बड़े 2 महाकाव्य हैं, रामायण महाभारत जैसे, उपनिषद है जिसमें 18 उपनिषद अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में कई सारे ग्रंथ हैं भारत के अंदर में, जैसे यजुर्वेद, यथुर्वेद, ठीक है, ऐसे करके ऋग्वेद, ऐसे करके 4 वेद हैं हमारे पास। ठीक है, 4 वेद के अंदर में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। मनुस्मृति है, ठीक है, जिसके अंदर में जानकारी मिलती है। यज्ञ वल्लभ जैसे ग्रंथ हैं जिसके अंदर में यज्ञ करने की विधि पूरी बताई गई है। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे तो त्रिपिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक जैसे बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। जैन धर्म के भी कई सारे ग्रंथ हमारे पास हैं जो भारतीय इतिहास की जानकारी हमें देते हैं। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना था। तीसरा क्वेश्चन जो था लियोपोल्ड रानके के ऊपर में था। ठीक है, रानकेवादी जो इतिहासकार हैं उनके ऊपर में क्या था कि किस तरह से उनका इतिहास में योगदान रहा। तो रानकेवादी इतिहासकारों का ये मानना था, ठीक है, रानकेवादी पहले देखोगे तो ये अनुभववादी इतिहासकार बोले गए। ठीक है, कि एक तो प्रत्यक्षवादी इतिहासकार हुए, दूसरे अनुभववादी हुए। तो अनुभववादी के अंदर में लियोपोल्ड रानके आते हैं। लियोपोल्ड रानके ने ये बोला कि अगर एक इतिहासकार किसी घटना का अध्ययन कर रहा है और उससे जुड़े हुए तथ्यों को पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, तो हमेशा उसको इस बात का ध्यान रखना होता है कि ये जो तथ्य हैं उस टाइम पीरियड से रिलेट होने चाहिए जिस टाइम पीरियड की आप घटना का अध्ययन कर रहे हो। ठीक है, तो इसका भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो डाला था जिसके बारे अंदर में मैंने लियोपोल्ड रानके के बारे में अच्छे से बताया था। तो ये वाला भी आंसर आपने अच्छे से किया होगा, आई होप सो। अगला क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि सल्तनत काल के अंदर में इतिहास से लेखन की इंडो फारसी परंपरा की विवेचना कीजिए। ये वाला मैंने कल ही वीडियो डाला था और इसके अंदर में बहुत अच्छे से मैंने ये वाला सल्तनत काल के बारे में समझाया था। देखो, यहाँ पे थोड़े से बच्चे कंफ्यूज भी होंगे, सल्तनत काल क्या है, मुगल काल क्या है। ठीक है, तो सल्तनत काल, मुगल काल दोनों सेम ही है। ठीक है, एक तरह से आप ये मान के चलो। उसके दौरान में जो भी इतिहास लेखन की पद्धति अपनाई गई, लिखने का तरीका अपनाया गया, ठीक है, इंडो फारसी जो इतिहास लेखन कला था उसके बारे में हमें बताना है। अब देखो, मुगल काल के अंदर में क्या हुआ, जितने भी शासक आए सबने एक इतिहासकार रखा। तो ये क्या, उनकी परंपरा ही तो थी, उनकी कला ही तो थी कि इस तरह से वो लेकर बढ़ रहे थे आगे। सभी इतिहासकारों, जितने भी शासक आए सभी ने एक इतिहासकार को रखा, सभी ने अपनी अपनी किताबें छपवाई, ठीक है, बनवाई। जैसे बाबर ने तुझके बाबरी बाबरनामा, ठीक है, फिर आता है अकबर आता है तो तारीख इल्फी हो गया। ठीक है, तारीख इल्फी अकबर के द्वारा लिखवाई गई। उसके बाद में अकबरनामा, आईने अकबरी, ठीक है, फिर शाहजहाँ के द्वारा बादशाह नामा, शाहजहाँ नामा, ठीक है, और तारीख जहनवी करके जहांगीर के द्वारा,
ठीक है, बुदबुदई करके औरंगजेब के द्वारा। तो आप बाबर से लेकर औरंगजेब तक के शासनकाल में जितने भी रहे वो उनके द्वारा लिखा गया। कई सारे यात्रा वृत्तांत भी रहे जो उस टाइम पीरियड के अंदर में यात्री सब भी ट्रेवल किए, उन्होंने भी वहाँ पे लिखा, तो उसके थ्रू हमें यहाँ पे पता चल जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आप इस तरह से बता सकते हो। पांचवें क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये मौखिक इतिहास से आप क्या समझते हैं, ये लास्ट का चैप्टर था मौखिक इतिहास का। ठीक है, देखो जब कोई घटना मतलब जैसे महाभारत रामायण है, हमें नॉर्मली सुने सुनाई हमारे तक पहुंचा है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, तो उसको हम मौखिक इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। जब मतलब किसी घटना को हम साक्ष्य के तौर पर मतलब काव्य कहानियों के थ्रू हम जब सुनते हैं तो उसको मौखिक इतिहास के तौर पे जानते हैं। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन ये है, तो ये यहाँ पर बताना था। ये भी एक टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने नहीं करवाया था बट अच्छा था। और अगर आपको इस वाले टॉपिक के बारे में बात करें तो MHI03 का 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने टॉप 15 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि ये 15 टॉपिक MHI03 के अंदर में पूछे जाते हैं। उसके अंदर मैंने मौखिक इतिहास लेखन बहुत अच्छे से समझाया था। आप एक बार दोबारा वीडियो जाके देखिएगा जिससे आपका क्लियर हो। ऑलमोस्ट 15 टॉपिक में से 9 टॉपिक मेरे आए हुए थे। एक अगर मैं टिप्पणी वाले क्वेश्चन को छोड़ दूँ तो अगर उसको भी इंक्लूड करूँ तो 10 में से 10 क्वेश्चन मेरे कराए हुए आए हुए थे। तो बहुत अच्छा रहेगा जो भी बच्चा अगर पढ़ के गया होगा, दीन के थ्रू देख कर गया होगा। ठीक है, आप भी अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपने कहाँ से पढ़ा और आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। ठीक है, अगर आप थैंकफुल फील करते हो दीन के लिए कि मैंने पढ़ा है और आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ रहे हैं या आपने अच्छा से अटेम्प्ट किया है, तो थैंक यू जरूर लिखिएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसका लिंक पहुँचाइएगा कि वो भी आगे अच्छे नंबर ला सके। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो पश्चिम में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्क्सवादी इतिहास लेखन पर टिप्पणी लिखिए। अब देखो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो मार्क्सवादी विचारधारा था उसका बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। उससे पहले तक की जिस स्थिति अलग थी, उसके बाद युद्ध के बाद ना कई तरह की चीज़ें बदली। ठीक है, पूंजीवादी का विकास हुआ, समाजवादी विचारधारा विस्तार होने लगा। ठीक है, और तीसरी दुनिया का उदय हुआ। तो इन सब चीज़ों के अंदर में मार्क्सवादी विचार, जो मार्क्सवादी इतिहासकार लेखक थे, ठीक है, अलग अलग इतिहासकार आए, तो उन्होंने क्या बोला, टिप्पणी किस तरह से किया, उसको आपको बताना है। किस तरह से उन्होंने किस चीज़ को केंद्र बिंदु मानकर उन्होंने लिखना शुरू किया, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन सबाल्टन अध्ययन का। तो सबाल्टन अध्ययन क्या है? सबाल्टन अध्ययन मतलब क्या? सबाल्टन को निम्न इतिहासकार भी कहा जाता है, जो मतलब निम्न वर्गीय इतिहासकार के तौर पे भी सबाल्टन को जाना जाता है। इसमें प्रमुख इतिहासकार के तौर पे रंजीत गुहा आते हैं। ठीक है, सबाल्टन अध्ययन में ये बोला गया कि यार जो भी पुराने इतिहासकार रहे उन्होंने सबने कुलीन वर्ग को ऊपर में जोर दिया, जो उच्च वर्ग था निम्न वर्ग को छोड़कर कुलीन वर्ग के ऊपर में जोर दिया गया इतिहास के अंदर में। निम्न वर्ग का इतिहास में कहीं जगह नहीं दिखता है, तो इस तरह की चीज़ें बोली गई। उसके बाद से सबाल्टन अध्ययन का शुरुआत होता है 1929 के अंदर में। 1940-50 के करीब में सबाल्टन का यहाँ पे शुरुआत होता है। रंजीत गुहा सबसे प्रमुख इतिहासकार के तौर पे इसमें जाने जाते हैं। ये भी मैंने आपको अलग से एक वीडियो में करवाया था। आधुनिक इतिहास लेखन में अनाल स्कूल का योगदान, ये वाला भी टॉपिक मैंने अलग से करवाया था। अनाल स्कूल है क्या? तो अनाल स्कूल मार्क ब्लॉक के द्वारा एक विचारधारा की स्टार्ट किया गया अनाल का, जिसके अंदर में उनका ये मानना था कि हमें इतिहास का अध्ययन करने के लिए समग्र इतिहास का जरूरी अध्ययन करना चाहिए। समग्र इतिहास का कहने का मतलब क्या? कोई भी घटना घट रही है तो उसके पीछे सिर्फ एक कारक जिम्मेदार नहीं होते, अनेक कारक जिम्मेदार होते हैं। और किसी भी कारण का परिवर्तन किसी भी घटना का घटना इतिहासकार में परिवर्तन का कारण बनता है, इतिहास में परिवर्तन का कारण बनता है। इस तरह से अनाल स्कूल जो पहले की इतिहास लेखन पद्धति थी उसके अंदर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम करती है। मार्क ब्लॉक के द्वारा इससे स्थापना की गई 1929 में होती है। स्थापना का कारण अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, रिसेशन जो 1929 के अंदर में पूरे विश्व के अंदर में महामंदी का दौर रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो इस तरह की परिस्थितियां रही, इसके कारण से अनाल स्कूल जैसे विचारधारों की स्थापना की गई। ठीक है, समझ में आता है। ये वाला भी आपका 8वां टॉपिक भी हो जाता है। 9वां टॉपिक आपका आता है भारत में नारीवादी इतिहास लेखन पर टिप्पणी। अब देखो नारीवादी इतिहास लेखन की बात करोगे तो प्राचीन भारत के समय से जो भी आर्य सब रहे, जो पुरुषों मतलब राजा महाराजा रहे, उनके साथ में जो औरतें होती थी, नारी होती थी, उनको रानी का अधिकार दिया गया। पर साथ साथ में एक तरफ ये भी दिखाया गया कि औरतों को मतलब दास के तौर पर, वेश्यावृत्ति के तौर पर देखा गया। ठीक है, जो वेश्यावृत्ति में वृद्धि हुई, ठीक है, दासों के तौर पर यूज़ किया गया, समान की तरह यूज़ किया गया, इस तरह से देखा गया। और ये माना गया कि वो विदेशी हैं, सब मतलब अलग अलग तरीके आइडियोलॉजी बनी यहाँ पर। विदेशी उस तरह का कहने का मतलब नहीं। ठीक है, तो मतलब राजाओं के साथ में कई जगह पे तो देखा गया कि उनको समान अधिकार मिल रहे, पर कई जगह पे उसे दास दासियों की तरह पे रखा गया। ठीक है, साथ साथ मुगलों के टाइम पे भी जो इतिहासकार है उन्होंने भी ये दिखाया कि ये जो औरतों को मतलब भारतीय इतिहास के अंदर में औरतों को दास का दर्जा दिया गया है। ठीक है, उसी तरह औपनिवेशिक काल में भी यही रहा। पर अगर आप रियलिटी देखोगे तो औरतों को समान दर्जा नहीं मिला। और जो भी इतिहासकार आए, नारीवादी इतिहासकार आए, वो एक बार खुलकर लिख नहीं पाए औरतों के बारे में, क्योंकि उतना फ्रीडम नहीं मिला, लिखने का मौका नहीं मिला। अगर कोई लिख भी रहा था तो उसे लिखने नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है। जबकि भारतीय इतिहास के अंदर में औरतों को विशेष रूप से देवी शक्ति का
स्वरूप माना जाता है, पूजा किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं और ये आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 में। दोस्तों ये पूरा वीडियो था आपका MHI 03 के क्वेश्चन पेपर के। आज का 5 बजे पेपर खत्म हुआ था, 6 बजे मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है, मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ और आपके लिए डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और भी आगे आने वाले पेपर्स में अगर आप अपनी अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं तो दी इनफ को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो छोटे से अमाउंट पे करके, जिससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल सकता है इन फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।